Good evening, friends. What a wonderful day. What a wonderful day because you have taken a wonderful decision. I welcome all of you. I welcome all of you to this Thank you. session organized by Alok Aralalka, our friend. I welcome you. It's a wonderful day because today you have taken a decision to know more. आज आपने एक डिसीजन लिया है to know more about SME platform, startup platform. काफी सारे हम लोग डिस्कस करते हैं, काफी सारी डिफिकल्टीज हम जा रहे हैं, स्पेशली इन गुजरात, इन महाराष्ट्र, आप लोग अगर आपको पता है द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज हम लोग को अक्रॉस इंडिया कोविड की वजह से आ रहा है. द रीजन वी हैव ऑल कम हियर टुगेदर, यू कैन सी इन योर स्क्रीन ऑल ऑफ अस, हम लोग इकट्ठे इसलिए आए हैं बिकॉज इंडिया देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस. जब भी वहां पे क्राइसिस होती है उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी and the opportunity lies in SMEs and medium enterprises. आज हम लोग जो कोई भी है, I will introduce all of them and they will introduce themselves. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ आधा मिनट के लिए. देखिए, आज कोविड की वजह से हम लोग को सब पता चल रहा है कि बिजनेसेस सिकुड़ गए हैं. बिजनेसेस सिकुड़ने की वजह से हमारी जीडीपी सिकुड़ गई है, इट्स श्रंक. लेकिन अगर हमारे को आगे बढ़ना है, हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, हमको जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा. जीडीपी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जीडीपी बढ़ाने के लिए जीडीपी बढ़ाने के लिए हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेट कौन करेगा? सबसे ज्यादा इंडिया में 90% इन द सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. आप हम लोग जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये जो बड़े कंपनीज है वो तो 10% एम्प्लॉय करती है. 90% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहां से होती है? दैट्स पीपल लाइक यू, एंटरप्रेन्योर्स, जो खुद की कंपनी, जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंपनी करते हैं. सो नाउ फॉर द इकोनॉमी, फॉर द जीडीपी टू ग्रो, यू आर इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप तो ये कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए होगी? आपको कैपिटल चाहिए होगी. ये हम डिस्कस करेंगे. आपको एक कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ानी होगी. उसमें आपको क्या बेनिफिट है, आपके साथ लोगों को क्या बेनिफिट है, यही हम आज डिस्कस करेंगे. सो वेलकम अगेन. यू टुक अ ग्रेट डिसीजन टू पार्ट. आलोक हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस एंटायर ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में आलोक खुद बताएगा. आलोक, एज यू नो, इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में. आलोक विल कम इन. वी हैव गॉट टू ब्रिलियंट CS. We have got Sameer, जो 20 साल से कंपनी सेक्रेटरीशिप रहे हैं, 20 years plus. We have got Purvi, she is also company secretary. We have got two brilliant CAs. We have got Dharesh Bhai, again more than 20 years as a CA, and Dharmesh, he's also around more than 10 years, he's in his second decade of CA. So we've got Sameer, Purvi to give you the company secretary, the legal, the compliance. We've got Dharmesh, talk about taxation, audit, and from the exchange I have the man जो आप लोग को सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा गाइडेंस बोलते हैं कि ये एसएमई इंडस्ट्रीज की जो भीष्म पितामह है, अजय भाई है. अजय भाई के बारे में अजय भाई खुद को कुछ तो बोलेंगे नहीं, तो हमको ही थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा. अजय भाई इस 26 साल से भी ज्यादा he has been in the capital market, in the exchange. आप बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज बताइए. He was one of the instrumental guys in that. Stock Holding Corporation, he was one of the most instrumental guy. इन्होंने शुरुआत ही बहुत अच्छी तरह. He started as the head of business development and arbitration business in Bombay Stock Exchange. तो अजय भाई की शुरुआत ही हेड से हुई थी. Today he is the head of SME and startup. ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. अजय भाई ने जब SME की जो आइडिया की थी 2012 में, अभी करीब करीब सिर्फ 9 साल हुआ है. इन 9 साल में अजय भाई and his team, we have got Anand Chari from Ajay Bhai's team. Anand is the number 2 and the person who's Ajay Bhai ka sare kaam he also handles with Ajay Bhai. He's a key strength to Ajay Bhai. So we decided Anand should also be there because Ajay Bhai sab jagah to ho nahi sakte hain. So he has his people. So we've got Anand. अजय भाई ने जब 2012 में when he started the SME platform,
322 कंपनीज एसएमई लिस्टिंग कर चुके हैं, ठीक है ना। और 322 इंटरेस्टिंग नहीं है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग, जो अजय भाई should take a huge pride, I take a huge pride being part of the industry. 3,300, 3,320 crores अभी तक रेज हो चुकी है एसएमई में। इंटरेस्टिंग वो नहीं है 3,300 करोड़ रेज हो चुकी है। इंटरेस्टिंग ये है कि 3,300 करोड़ आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 गुना हो गया, 18,500 करोड़ के आजू बाजू है, मतलब 6 टाइम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ चुका है। 3,300 करोड़ रेज हुआ है। आज वो कंपनीज एटलीस्ट एवरेज भी देखेंगे, एंड दिस इज ओवर अ पीरियड, सम ऑफ देम हैव जस्ट कम अबाउट अ ईयर, 6 months बैक। इन्होंने स्टार्टअप लिस्टिंग, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी बिजनेस चालू किए हैं, अभी इंजीनियरिंग किया है, कुछ काफी साल 10-15 साल नौकरी किया है, आपके पास अमेजिंग आइडिया है। स्टार्टअप में अजय भाई ने दिसंबर 2018 में ही स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप, जैसे एसएमई लिस्टिंग है। और स्टार्टअप में सिर्फ 1.5 साल में इफ यू सी 5 जो स्टार्टअप थे उन्होंने करीब 22 करोड़ इकट्ठा किया, 22 करोड़ रेस किया 5 स्टार्टअप ने। आज वही 5 स्टार्टअप अगर गिनेंगे उनकी वैल्यूएशन है 5 गुना के करीब। तो 22 करोड़ इज 72 करोड़ आज उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 1.5 साल में स्टार्टअप में 5 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन करा चुके हैं। एंड दिस इज ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखिए सिचुएशन अच्छा ही होगा। जब टनल अंधेरे में टनल में जाते हैं, टनल के दूसरी तरफ से लाइट आना ही है, दिन के बाद रात आना ही है, यही अपॉर्चुनिटी है। और इसके बारे में आई वुड वांट टू गो, नॉट टेक मोर टाइम, आई हैव ऑल द पैनलिस्ट, आई वुड at last go to our main man Ajay bhai, but we will start up with all of us to introduce themselves. Alok, you being the person instrumental to get all of us together, please come and tell us something about yourself. आपके जो ग्रेटेक आपका जो कंपनी है, आपका जो NSE लिस्टेड कंपनी है, आप जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एसोसिएशन में डायरेक्टर है, थोड़ा आप हमें भी तो बताएं आपके बारे में। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Sudeep ji. My name is Alok Harlalka. I am the managing director of my company called Greatex Corporate Services Private Limited. We are SEBI registered category 1 merchant banker, and right to say that I am also the director in the Association of Investment Bankers of India. I am also director in one of my company listed called Greatex Industries Limited. We are into the musical instrument distribution that is handling by my brothers. That is my family business, you can say. But myself completely focused on the capital market, and till now we have done 19 IPOs in the equity SME equities right now, and we are having more IPOs जो हम और भी IPO लेके आने वाले हैं। इस वीक में भी हम एक IPO खोल रहे हैं, नेक्स्ट वीक में on 18th in the name of Billion Industries Limited. In this COVID situation also we are opting on IPO. So thank you so much. So that is how this small brief of mine, because there are so many panelists. I think I should stop because there are so many things. I should stop myself. I will request others to please introduce themselves. I think we will, after Alok, the person who is responsible, we will, जैसे बोलते हैं last में, the desert we will come to Ajay bhai. To reach Ajay bhai, we will start with Anand. Anand, you've been part of Ajay bhai's team, and Ajay bhai तक पहुंचने के लिए we use you. So Anand, tell us something about yourself, and then I will go to our two brilliant CAs, Dharmesh and Dharesh. Yeah, good evening everyone, to all the audience and Ajay bhai and other dignitaries on the con call now on the thing. And I'm happy to be part of this BSE SME family from last 3 years. I've been there in the capital market for almost 18 years on the mutual fund side, and now with the Bombay Stock Exchange SME platform, this opportunity has been given by Ajay bhai to work along with him, and it's really a pride that he has been guiding us as a mentor and guiding us a little bit of a way how we can really approach the SME and convince them and all. We have been in the learning curve for last 3 years, and I'm happy to be part of this con call also. Thanks a lot. Thank you. Dharmesh bhai, you are the youngest CA, and then we'll go to Dharesh bhai, so that's how we are going up. Yes, sir. So Dharmesh bhai, तमें थोड़ा आगे जाओ, tell us something about
your CA, you know, all CAs are smart. Yes, sir. So Dharmesh bhai, and then after that I expect Dharesh bhai to introduce us with his huge experience. Thank you, sir. And first of all, good evening to all panelists and all attendants. Myself, Dharmesh Jotai. I have started my practice in 2011 in the name of DCN Associates. We have mastery in the project finance, government subsidies, and taxations. We also deal with international taxations from 3 years, and having a very good working and licensing with government departments. Government has a very we all know about the government subsidy schemes, and for MSME in LSI we'll discuss later on, but very good hold and good working in Gujarat. तो धर्मेश भाई आप हमें थोड़ा आत्मनिर्भर के बारे में तो ज्यादा सिखाएंगे Sure. ना? Yes, हमारे sir. जितने भी जो दोस्त हैं सब लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं. Yes, sir. तो अजय भाई का आशीर्वाद होगा तो we'll create the wealth and you will make us आत्मनिर्भर. हाँ. Very good. Yes, yes, sir. Now the most knowledgeable CA I have Dharesh, my age, my maturity level. So you know somebody my age level. So Dharesh, why don't you tell us something? Yeah, myself Dharesh Modi, chartered accountant. I completed my CA in 2002 and then founded my firm DP Modi and Associates. Presently, I am in partner position as in the firm, and we are handling audits, taxations, and finance. In audits, we have vast category of audits: company audits, tax audits, trust audits, bank audits, and variety of audits we offer. Even in taxation, we have direct taxes, that is what we call income tax, indirect taxes, that is GST. Even international taxation is also offered by us. And in finance, we do project financing, including term loan, working capital. And now we are focusing on IPO finance also through BSE listing. Wonderful. Great. तो हमारे को आपकी जरूरत लगेगी IPO financing and IPO fundraising, वो तो चाहिए. Great. Now before we come to the more experienced Sameer, we want the younger CS as we did. Purvi, you are a CS. You have got close to 10 years experience. Then we go to Sameer. He has got 20 years plus experience. Purvi, आपके बारे में थोड़ा हमें बताइए. जितने भी दोस्त हैं हमारे इधर, काफी सवाल आएंगे on due diligence. सब लोग डरते हैं. डॉक्टर से उतना नहीं डरते जितने हम लोग कंप्लायंस से डरते हैं. और अजय भाई का वो काम होता है हमारा डर कम करना, लेकिन डर तो डर ही है. Please. Thank you. Thank to all the panelist team, Sudeep ji, Ajay ji, Dharesh ji, Dharmesh ji, Sameer sir, and all the persons who are attending this webinar. First of all, I'm a company secretary, and since last 10 years, I am a partner in BJP Associates. You are not audible. There are some issue. You are not audible. issue है थोड़ा आवाज में. Is it? I am audible now, sir? Now you're better. Yes. Yeah. Yes, sir. I am a company secretary and a partner of MJP Associates. It's a practicing company secretary firm. Since last 10 years, I am a partner of the same firm. MJP is a leading firm. Ma'am, again you are not audible. Hello? Yeah. Yes. Am I audible now? Yeah, it's okay. Okay. We will not use the hands free. So, as I informed you, I am a partner of MJP Associates. You are not audible again. Hello. Purvi, I will tell Purvi, you see, I think सब लोग डरते हैं ये आजकल है ना, माँ से, बहनों से और बीवी से सब लोग डरते हैं. So Purvi की आवाज से I think phone भी डर रहा है. I will tell you briefly about Purvi. Sir, are you getting me? Now we are getting you. Yes. Yes. So, sir, yeah. We are from the MGP Associates, the partner of MGP Associates from Saurashtra area. We are providing consultancy services. Ma'am, I think you should stop your video, then start speaking, then you will be audible. Maybe there is some net issue. Yes, there is any. I will tell about Purvi. Purvi के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ. Purvi जैसे समीर के साथ MJP में है. समीर तो हमने बोल लिया है. जैसे समीर है, धारेश है, they are 20 years plus experience as
company secretary Sami and Dharesh with 20 years plus as a CA. तो पूर्वी regular हालत में she is very regular, you know, वो ICSI और CII के साथ वो regularly she does investor awareness program करती हैं. और पूर्वी हमारे आज के जो सेशन है आप लोगों को compliances के बारे में, SME listing के compliances के बारे में ज़्यादा हमको ज्ञान देगी. You know, she will share more knowledge on the SME listing. She's as it is BSE awareness investor awareness पे काफी एक्टिव है. राजकोट कंज्यूमर फोरम जो है वहाँ पे पूर्वी बहुत ज़्यादा एक्टिव है. और of course पूर्वी has been mentored by our 20-year plus CS Sameer. Sameer bhai, we need you to tell us. Sir, and all the entrepreneurs and all the panelists. Good evening to all of you. As you said, I am a company secretary, CS Sameer Pathak. I have started my practice in 2001, and I have joined the MJP as a founder partner with CS Bhavin Mehta and late CS Sital Juban Putra. And then later on, the Purvi has joined us, and our firm basically is a partnership firm at Saurashtra region, and we are dealing in the basically corporate law advisory, compliance, SEBI listing, SME listing, as well as corporate law advisory के साथ में we have comprehensive financial as well as investment insurance advisory portfolio भी are doing. Sir, हम वीडियो करो तो શું કરવાનું છે? वीडियो ऑडियो જે કઈ કરવાનું છે ખાસે કે નહીં થાય? Great. I think Sameer has told us about himself. Now I would come to Ajay bhai. He will not talk about himself. I know Ajay bhai for many years. हम लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं to talk about SME, जैसे मैंने बताया इससे पहले भी कि Ajay bhai has been responsible to get this SME going. You know, आप जब अजय भाई के ऑफिस में जाएंगे आपको देख के I'm sure all of you जो आप ये अटेंड कर रहे हो आज आपने जो सही डिसीजन लिया, आप हमारे पास क्यों आए हो, आज इधर क्यों आए हैं सैटरडे के दिन, टू नो कि कैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एसएमई प्लेटफॉर्म यूज करके हम आप अपने कंपनीज को कैसे बढ़ा सकते हैं. तो ये जो आइडिया जो था ये लॉन्च अजय भाई ने किया. 322 लोगों को वो काफी ऊपर तक लेके गए. अजय भाई ने काफी सारे कंपनीज, विल टेल यू अबाउट 70 प्लस कंपनीज उन्होंने एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड तक लेके गए. 3000 करोड़ का रेजिंग हुआ एसएमई में, आज 18,000 करोड़ तक लेके गए उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन. एसएमई स्टार्टअप जैसे मैंने बताया था कि 22 करोड़ 5 कंपनी ने 1.5 साल पहले ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 साल 22 करोड़ लॉन्च किया, आज 72 करोड़ हो गए. दे ग्रोन बाय 5 टाइम्स. अजय भाई, before we open up for the question answers, sir, 2 words that we have come here to learn and to know. Please, you don't need to introduce yourself, but tell us something. No, tell us something. No, I think I know most of the people here who are attending, and I hope that most of the people must be knowing me also. Of course, God gives everyone opportunity to serve the society, the country, and God has given me also that opportunity way back in 2011 when everyone was sighing away to take the responsibility of the SME platform. I have been bestowed upon the responsibility of launching this SME platform, and I still remember that very reluctantly I have taken this responsibility, thinking that and the way I was getting the feedback from the various quarters, I was getting an impression that perhaps I have been given this responsibility so that I can take VRS or may resign from the organization and go to some other organization, because not a single person in the market was telling me or giving me some sort of assurance that this will ever take off. But somehow it turns to be blessing in disguise, and after putting lot of efforts, we have been able to launch this SME platform way back in 2012. That also so called unauspicious day by many people of 13th March 2012.
we have launched this SME platform. And by grace of God and by the wishes of various, by the support of and cooperation of various merchant bankers, charter accountants, company secretary, and promoters, we have been able to reach to this place where we have almost 322 companies listed on our SME platform who have raised almost 3,300 crore. And the all-time high market capitalization was almost 21,000 crores or 22,000 crores, something like that. But because of the COVID, we have seen the impact on the market, and therefore it has fallen down to 18,000 crores. Having said that, yes, it was a terrible journey. I think in last 7 years, we have done almost 2,000 events. I personally met 30,000 promoters, and in fact tried to bring each and every merchant banker, convincing them to come onto the SME platform, even talking to the investors, talking to the governments for creating funds. So, put efforts at almost at all the places to see that a proper ecosystem can be created, which can serve the people of India. Because, we have got a huge population, and population with density. We don't have a huge land. Okay, we have very less land. China is almost, 2 times or even more than that bigger than India. And therefore the population density is very huge. Okay, and we are very densely populated, and every year we are adding population equal to Australia to our country. So it's and number of young people are going up, and therefore it is only the MSME who can contribute to the employment. So therefore, it was necessary for us to create a vibrant ecosystem for the SMEs so that they can come, they can get themselves listed onto the stock exchange and mature themselves, make themselves big, migrate to the main board of the stock exchange, and at different intervals of time keep on raising funds, create visibility, create credibility, give ESOPs to their employees, and reward them. At the same time, use equity as collateral. So all these benefits they can enjoy through the stock exchange. Now, as far as little bit light, let me give on what are the eligibility criteria on the SME platform. So we have kept the eligibility criteria also very simple. What we say that your post-issue paid up capital needs to be below 25 crores. Your net tangible assets should be minimum 1.5 crores. You should be in existence for 3 years, and out of 3 years, in any one of the year, you have positive cash accruals. So these are the 4 requirements for getting the company listed on the SME platform. Post-listing compliances have been also simplified because we were quite aware, and in fact, let me tell you, all the stakeholders who were, creating this policy was well aware about the lesser compliance or fear of compliances among the promoters, that if you go for listing, you have to do a lot of compliances. So the necessity was also to bring the companies which are into informal sector into the formal sector. So initially, let us keep the compliances as low as we can, so that it can give the comfort level or some sort of assurance to the promoters that listing didn't mean that you have to do a lot of compliances. It's a very simpler form of post-listing compliances. So we have cut down the compliances to on half-yearly basis. Though that on the main board, the company has to do quarterly compliances. Quarterly compliances means they have to file audited results on quarterly basis, and they have also to publish it into the newspaper, both on vernacular newspaper and on national newspaper. But in the case of SME, we have relaxed, we have done away with quarterly compliances. What we say here that you have to do half-yearly compliances, you have to file unaudited results with limited review with the stock exchange, you have to put it on your website, and that's it. There is no need to publish it into a newspaper. Besides that, you should have a board which comprises of 1/3 of independent directors,
And on yearly basis, you need to file audited results. So we have tried to reduce the compliances as much as we can. Having said that, let me tell you, out of 322 companies, almost 80 companies have migrated to the main board of the stock exchange. And you can understand that the fear of compliances are not there, because once you are migrating to the main board, you have to do more compliances. So the companies have kept on coming to us, requesting us that they want to migrate to the main board. Normally we migrate the companies onto the main board only after 2 years. We don't want people to use the SME platform as a backdoor entry. So we want the companies to complete some time onto the SME board to create some sort of confidence among the investors. They should be accustomed with all the compliances, and then only they move to the main board. We don't want that some people should try to play with the SME board. Because you all know that equity is the safest instrument in the hands of the promoters and riskiest instrument in the hands of the investors. And we, being the regulator, have to create a balance between facilitation and regulation. So that's the reason that we try to ensure that proper culture should be developed on the SME platform. And after that, the company should migrate to the main board. So these are the, on this ecosystem, this SME platform is running. Now, we last year, as you have rightly said, in December 2018, we have come out with a policy of the startup. Now, please try to understand, again, in India, in last few years, we have seen many startups, start prospering in our country. We are today the third largest destination for startups. Almost 70,000 startups are there in India. And a few of them also got converted into unicorns, and they became large companies, and few of them also got listed in NASDAQ. So but the problem is that only few of them have been able to get funds or get converted into unicorns. Our country required thousands of startups to prosper, so that they keep on generating more employment. At the same time, these startups also require hand-holding. The stock exchange job is also to give them visibility, and so that they can get associated with the best people who can hand-hold them. And that's why this startup platform has been started. Here we have simplified the criteria more than the SME platform. The guidelines have been made more simpler. What we say here that, the company should be, the startup needs to be into tech sector. What I mean by tech sector is that the company should be either in IT, ITS, nanotechnology, biotechnology, skeleton technology, defense technology, or in artificial intelligence or 3D printing. So the company needs to be in this type of sectors, which are very much tech related, sophisticated technology, or some innovative technology company. The second requirement is that the startup should have a track record of 2 years. They need to have a track record of 2 years, means that they should have 2 years balance sheet. That is the second requirement. The third requirement is that they should have positive net worth. And fourth requirement is that they should be registered as a startup. In case they are not registered as a startup, then their paid up capital need to be 1 crore. So these are the 4 eligibility criteria which are required for the startups to get listed on the startup platform. So as you have rightly said, almost 5 startups are listed. Practically speaking, we have started this startup platform somewhere in August, when 2 startups from the state of Maharashtra got listed on our startup platform. And again, by grace of God, we have proved that we can make the startup platform also successful. So these 5 startups have raised almost 22.5 crores rupees. And the market capitalization is somewhere around 78 crores. So that's a good development on this startup platform. And I have been told that 3 more startups have signed a mandate. Okay, and another 2-3 startups work is going on. So I am quite sure that in the days to come, you may find hundreds of startups getting listed on the startup platform.
my request to all the participants who are sitting here, who have attended here, that let us also create an investment culture. When when I am talking about investment culture, really what I mean is that people should act as an investor. They should not work as a trader, or they should not see something from short term, see it from short term nature. Okay, you need to be associated with the company for at least 1 year, 2 years. Make it big, make it large business, let it migrate to the main board, and after some time you can get an exit. So we need to, channelize the funds, okay, to the SMEs, to the startups, help them in growing. That is the need of the hour. Let me tell you, still, though CRR has been cut, repo rate has been cut, reverse repo rate has been reduced, but still the banks have parked 8 lakh crore rupees. 8 lakh crore rupees with the Reserve Bank of India. It means there is not much of the demand, and even the State Bank of India chairman has said that though we are flush with funds, but we can't do reckless, disbursement of funds. So that so need of the hour is that there needs to create a demand. Second problem is that most of the SMEs in India don't know the value of equity. Okay, they keep on taking a lot of loans, or we can say that even the advisor to the companies take them to the banks only. So I sometimes say that they are being bulldozed by the loans. Okay, and they are so much over leveraged that they keep on landing, in a lot of difficulty, where servicing of loan becomes too difficult. So this is the difference between equity and debt. And I never say that debt is bad. One must go for debt, but at the same time they should understand extreme of anything is bad. In Sanskrit there is a proverb, Ati sarvatra varjit. In English we say extreme of anything is bad. So extreme of loan or extreme of equity, both are bad. We need to create a balance between debt and equity. You should not be so much overburdened with debt that your focus divert from business to servicing of loan. Therefore, you need to have a balance between debt and equity, and therefore a right advisor, a true advisor, a genuine advisor should always advise the company for getting these companies listed onto the SME platform or to the startup platform, and grow this company to the next level. So this is what I want to sum up. I think I had tried to be brief, but try to convey as much as I can. Thank you. Sudhir, You are you're not not audible. You're in. This is just the starter for the startup. This is just the starter for the startup. ठीक है? इसके बाद और सवाल आएंगे, और points आएंगे. Before we start, Alok, we already have a question from Rupal from Evolute Group for you. Alok, this question you have to take that question. Rupal from Evolute Group has a question for you. Yes. And the question is, which Rupal has put, is that SMEs startups जो है वो 3 से 5 साल तक they don't generate any profit. Okay. Yes. Yes. So how will you help somebody from who's not generated a profit for 3 to 5 years? Can they come up for startup listing? The answer is, of course, Ajay Bhai has covered that. But if you could just throw more light, Rupal from Evolute Group has the question for you. Thank you so much, Rupal. As Ajay sir told, that criteria for startup is that you should have a positive net worth. So technically, if the company is not making any profit, so by way of invest in the company in terms of equity, so that if the net worth is positive, then you can list a company. So the profit is not a mandatory to list the company in the startup platform. Only you should have a positive net worth. After the loss hai, then you have to come out with the investment in equity form, and you have to have a positive net worth. Then you can list your company in the startups.
and after the listing, obviously the planning is that to list the company in the startup space to raise the money. So the valuation what we will get, so that valuation depending on the what kind of industry you are and what kind of this you have a what kind of business you do, what concept you have. So depending on the concept, valuation will arise. So we are looking for the investor for the IPO when we are planning for an IPO for the startup platform. So depending on the business model, we will try to create the value, and we will try to get the investors according to the concept of the business. That is how we can do. So obviously we can raise money, but yeah, depending on the concept, valuation will be done. So Didi, I'm done. Great. In fact, I lost here in between. Ajay bhai, you are already here. I have already lots of questions coming for you. So, और आपने BSc में इतने लोगों को you help make create so much listing and create wealth. There is a wonderful question from Sushil Bahal. Okay, ये थोड़ा economic type, macroeconomic type question है to Ajay bhai from Sushil Bahal. सर कौन सा सेक्टर यू थिंक SME सेक्टर में SME प्राइमरी मार्केट में अगले 2 साल में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा इन द SME प्राइमरी मार्केट इन द नेक्स्ट 2 years, which sector do you think will be outperforming? ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन हो गया और आप एस्ट्रोलॉजर तो हो नहीं, but no, but if you see, you have to go with the time. Okay. Now, suddenly, you will see that, those companies will attract investment which, which has a lot of demand and which has a better way to, communicate to the people, better way to communicate with the customers, and who can, work in a very cost-effective manner. They can bring innovation in their businesses, so that they can generate more cash and they can be more profitable. For example, see the FMCG sector, see the healthcare sector. Okay, these are the sectors which will attract a lot of interest of the investors. Okay. People will go to move towards the company which are less capex oriented, where you see the profit margin dipping. Okay, those will be the sectors where people will shy away. Now just see the story of Reliance. Okay, or just see a year or two before or few months before, telecom sector was not attracting much of the participants. Okay, people were not looking towards the telecom sector. Now see today what is the scenario. With COVID coming, and telecom sector it has become the biggest communicator between the people. Okay, where most of the webinars are happening, which is using a lot of data network and all those things. Okay, suddenly telecom sector has come into the light, and Reliance, which was a oil refinery play, okay, and which was into oil related products, suddenly has diverted its attention 2 years back into telecom sector. Okay, because they feel that now this is the next big thing to happen in India. And therefore you have seen investment coming at a very high valuation. So this is the difference. Okay, things will change, where this type of sectors will attract investment. You will see in healthcare, suddenly people start jumping into healthcare or healthcare related products. Okay, suddenly people will go into FMCG, because India has always loved FMCG. Okay, so these will be the companies. Okay, and now one thing more, those people who were putting a lot of value on the big brands, there you will see that brands will not become so important. Okay, with the time to come, people will see that what best they are getting out of each penny that they are spending. And in that, if the companies are able to create best of the products with the best of the margins, I think there will be a lot of investment in those type of companies.
So of course, these are the sectors I think which will be, looking for investment or which will create value. सुशील, आई थिंक आपका सवाल का अजय भाई ने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, समय कम होने के बावजूद, that sectors which will generate cash, which will generate profit, those are the sectors that we should look at. FMCG has been historically a very darling for the community. So Sushil, if you're happy with the question, please give us a high five and you can ask your next question. अगला सवाल भी पूछ सकते हैं. अजय भाई, आपके लिए और एक क्वेश्चन है. ये है पवन गोयल के तरफ से. पवन गोयल has पूछ रहे हैं कि can startup in e-learning eligible for registration? पवन गोयल का सवाल है, ई लर्निंग में है, अगर कोई कंपनी, हाँ, यस ई लर्निंग में है, ई कॉमर्स में है, इन सारे सेक्टर को हम जरूर यहाँ पे रेड कारपेट वेलकम देना चाहेंगे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे. देयर इज नो इशू विद दैट. अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे लिस्टिंग होती है. लिस्टिंग इज ए वेरी वाइड एंड बिग टर्मिनोलॉजी. लिस्टिंग मीन्स वेल्थ क्रिएशन. रजिस्ट्रेशन मीन्स आप खाली जो है अपने आप को जो है एक रजिस्टर कर लिए कि भैया हाँ आप कल से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपका स्वागत है यहाँ पे. अपने आप को जो है आप निबंधित करें, सूचीबद्ध करें, और हम आपको जो है दिल से यहाँ पे जो है बुलाना चाहेंगे. Wow, wonderful. Pawan has also agreed. Pawan also said, sir, he meant listing, but I used the word which Pawan said, and I deliberately used not listing registration because he has mentioned. Pawan, so you have Pawan, you can very well come and ask for the next meeting with BSEs. Ajay Bhai ke team se Anand is already here. So Anand can take it forward from Ajay Bhai's team. We also have one more question, Ajay Bhai. This is बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ऑलवेज पहले आता है. ये एक मिथ है, मुझे पता है ये एक मिथ है. ऑल ऑफ अस विल एग्री जो ये बिजनेस में है. बट जयराम जी ने ये सवाल किया है. जयराम दास, उनके दिमाग में ये है कि द कॉस्ट ऑफ लिस्टिंग इज हाई. ये सवाल हर टाइम आता है. So Jairam has put a question. Cost of listing seems to be high. सवाल उन्होंने वैसे सही किया. Seems to be high. It seems to be high, but it is not high. So अजय भाई, if you could. मेरे ख्याल से ये मर्चेंट बैंकर को जवाब देना चाहिए. मेरे ख्याल से कॉस्टिंग वगैरह पे जो है हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं आंसर. बट हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू दैट cost is never high. If you have any issue regarding the costing, please come to us. We will try to resolve it. Sometimes what happens, some people tell us something and we take it for granted that may be the situation, but it's not like that. If you have got any issue as far as costing, and rather let me tell you, I never consider it as a cost. I always consider it as an investment in your financial plant and machinery. As far as SME platform is concerned, let me assure you that this is very, very low. Second thing, let me tell you that, your investment or your cost is not in the beginning. You have to spend only 20% of the cost that has been told to you by the merchant banker before listing. And the rest 80% or 70%, whatever it may be, will be incurred post listing. So out of pocket expenses is only of the nature of 20 to 25%. Rest 75% to 80% of the cost you have to incur post listing, which is not out of the pocket expenses. So don't worry on that. Please move to listing. Let me also tell you that out of the 30,000 promoters whom I have met, most of them don't have this issue of costing. Most of them have only the fear of compliances or some takeover like that. So I have a lot of questions on compliances, sir. Okay, so and another thing, more promoters must realize that this is one-time cost. This is not regular. Just understand, I am giving you a simple example, and after that you go sit in your home peacefully and just think on that.
Just giving you a simple example. Okay, you have gone to the bank to raise 10 crore rupees to take a loan of 10 crore rupees. You have to sign thousands of papers, give so many documents. You have to give the collateral. Okay, you have to service that loan at the rate of 8.5, 9% or 10%, whatever it may be. And after, say you have taken loan for 5 years. So you have to do two things. You have to repay them 10 crore rupees. And for 5 years interest, which may be around 5 crore or 6 crore, whatever it may be. So you land up paying 15 crores rupees. And at the same time, let me also tell you, you have to pay interest before. So first they cut more towards the interest, later they cut, and lesser towards the principal side. Okay. And it happens in almost all loans. Okay. No, just understand. And there also you have to pay 2% processing fee. Okay, in the beginning. Now take the case of equity. You are paying one-time cost to the company. Okay, you don't have to the merchant banker for raising funds or whatever, or doing compliances. Now you don't have to repay anyone 10 crore rupees. Number two, you don't have to pay them additional 5 crore rupees in the form of interest. So what is happening? You are saving 5 crore. Okay, that is saving I am talking about. Second thing, you are not repaying 10 crores. And third, you are saving that 2% processing fee. Okay, now another good thing, let me tell you. With 10 crore of loan, you are not unlocking the value of the company. But with 10 crore of fundraising here, you are creating 40 crore market capitalization on day one. And from 40 crores, with each increase in your profit, you are keep on adding to the value of the company, and therefore your company may go from 40 crores to 400 crores or 4,000 crores. I'm giving you an example of Reliance. 40 years back, Reliance got listed at 11.5 or 12 crore market capitalization. They might have spent 5 lakh rupees or 10 lakh rupees at that point of time. With that investment, today the company's valuation is 10 lakh crore rupees. If they would not have thought of listing, do you think that they could have created this market capitalization? Or they could have raised funds to the tune of 1 lakh crore from Facebook and other clients at this juncture? No, not at all. So we have to take all these things into perspective and then think that whether this is a cost or this is an investment, or is it going to open thousands of opportunities for us? And then try to understand that if I am not getting my company listed, what are the things that we are losing? And you will find that this is nothing. This is just few pennies that you are spending. I will now, sir, thank you so much that आपने guide कर दिया clear. ये जो myth है, वो myth को आपने break किया. I have one question for Sameer right now. Sameer, you are, the question is, ये जो lockdown हो रहा है, okay? We are all facing this lockdown. Financial crisis हो रही है. तो ये जो हम लोग सब investment जो हम लोग ये business entrepreneurs हैं, हमारी SME है, हमारी companies है. So I will first talk about the current situation, then go into the MSME. That's how I will graduate. तो immediate हमारी जो concern है, ये current financial crisis जो हम लोग को हो रही है, इसमें क्या effective investment या insurance solutions या tax planning को हम use कर सकते हैं? And then, next question I'll take to Alok. Alok on the growth prospect of MSME. क्योंकि हम लोग इधर MSME के बारे में बात कर रहे हैं. But before MSME, current problem of COVID, financial problem, इसमें how do we effectively use insurance solutions and investments in this current situation, COVID situations, and coming out of it? बिफोर ये अपने अजय जी ने अच्छी तरह से अनलॉकिंग के रिलेटेड बताया है, अपने को वेल्थ क्रिएशन के लिए बताया है. पहले तो जितने एंटरप्रेन्योर है उसको अनलॉकिंग की शुभकामनाएं, मतलब दे आर कमिंग टू द बैक टू द बिजनेस. आपने जो बिगिनिंग में बताया था, देयर इज अ एन नंबर ऑफ चैलेंजेस. तो चैलेंजेस के साथ में क्राइसिस भी है, साथ में अपॉर्चुनिटी भी है. मतलब वी हैड टू बी अ पॉजिटिव ऑप्टिमल के साथ में गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरह से कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ट्राई कर रही है. अभी कोविड का फंडिंग विदाउट कोलेटरल एडिशनल फंडिंग दे रहे हैं. अपने धारेश भाई अपने आत्मनिर्भर के लिए नेक्स्ट सेशन में आगे विल एक्सप्लेन ऑन द मैटर. तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अच्छी बात हो ही रही है. अपने को कंसर्न है बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर से बात हो रही है, तो बोल रहे हैं कि अभी लेबर का थोड़ा प्रॉब्लम है.
they have migrated to the states and वहाँ से वापस लाने का थोड़ा डिफिकल्टी रहता है। तो वो मेजर थिंग्स है। थोड़ा ये जो कंसर्न अभी आ रहा है लेबर का, तो लेबर अगर जापानीज फिलोसॉफी के हिसाब से देखें तो ये अपने एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉइज आर डूइंग द बेस्ट। हाँ जी, यस, तो एम्प्लॉइज है Samir ji, your voice is very low. Can you speak little bit louder, please? ओके, वीडियो नहीं आ रहा है शायद। नहीं, वीडियो परफेक्ट आ रहा है, थोड़ा लाउड बात कीजिएगा। उनकी वीडियो एक्टिव कर दीजिए ना, वीडियो एक्टिव कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बेटर अभी ओके, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अपने जो अभी लेबर रिलेटेड जो क्राइसिस चल रहा है, तो उसको अभी जापानीज फिलोसॉफी से देखे तो उसको लेबर इज योर एसेट। तो अभी लेबर को लॉन्ग टर्म के एंगल से देखे तो उसको रिटेंशन कैसे करना है, बिकॉज डाउन द लाइन ऐसा भी देखने वाला है, बिकॉज जो अच्छी लेबर है दैट बिकम द एसेट ऑफ द कंपनी, दे विल बी ग्रोइंग इन फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर्स। तो बेसिकली उसको देयर इज अ एंड नंबर ऑफ मार्केट में रिटेंशन पॉलिसी है जो एचआर डिपार्टमेंट के साथ बैठ के फॉर्म करके उसको लॉन्ग टर्म रिटेंशन कर सकते हो, और दैट वुड बी हेल्प टू एड द वैल्यू, बिकॉज अपना जो जितना भी पूरा सिस्टम कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम करेंगे तो फ्यूचर में वो सिस्टम के हिसाब से उसका अनलॉकिंग वैल्यू में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो देयर इज अ सर्टेन कंसेप्ट, बिकॉज अभी रिसेंटली जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें दिख रहा है कि भाई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉई, जो बॉटम लेवल के एम्प्लॉई है या फर्स्ट लेयर के एम्प्लॉइज है, वहां प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको थ्रू इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेसिकली उसको एक कंसेप्ट देना है, और हमको ये भी समझना है कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इट्स हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क, प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्क, और हेजिंग अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। रिसेंटली हमने वो एक विमल्डन वाला केस देखा था, पेंडेमिक के हिसाब से विमल्डन ये इस साल कंडक्ट नहीं हो पा रहा, तो उस हिसाब से वो क्लेम के हिसाब से 141 मिलियन का उसको क्लेम पास मिला था। उसके सामने उसने इन्वेस्टमेंट किया था ओनली 2 मिलियन यूएस डॉलर 17 साल के लिए, 34 मिलियन के सामने 141 का एक वैल्यूएशन दिया था। तो उस हिसाब से दे क्रिएट कंसेप्ट कि भाई आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। और बेसिकली इंश्योरेंस जो कंसेप्ट है इतना ब्रॉडली एंटरप्रेन्योर के लिए, अपने जो एसएमई एंटरप्रेन्योर है उसके लिए इसीलिए अच्छा रहता है, बिकॉज जो बड़े एंटरप्रेन्योर है वो उसका बैकअप है। यहाँ जो ही इज टेकिंग द रेजिंग द कैपिटल, ही इज रेजिंग द रिस्क, जो अजय जी ने बताया वो लोन भी लेता है, कोलेटरल भी देता है, रिस्क भी लेता है। ये पैंडेमिक जैसा कोई लायबिलिटी आता है, एट दैट टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी तो उसका रिस्क इतना बढ़ेगा। तो उस हिसाब से देयर इज अ वो हिसाब से आप पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके उसका एक अच्छा सिस्टम आप फॉर्म कर सकते हो। और साथ में देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ अपना इंडिया की बात करें तो वी आर मूविंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी। तो अभी फिर भी अपने पास चैलेंज है, सोशल सिक्योरिटी जो डेवलप कंट्री में है वो डेवलप कंट्री के हिसाब से वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड, बिकॉज इतना बड़ा कंट्री है, अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिजनेबली लो है और टैक्स बेस भी थोड़ा लो है। गवर्नमेंट आर ट्राइंग it should expand, or every national should contribute towards the upliftment of the economy। तो उस हिसाब से जहां तक टाइम रहता तो अपने जो बजटरी पॉलिसी है या फिड्यूशियरी पॉलिसी है तो उस हिसाब से टैक्सेशन को टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट मिलता है। जैसे इंडिविजुअल में 80C होता है, 1010D बेनिफिट मिलता है, या बिजनेस एंटरप्रेन्योर को 37 में बिजनेस एक्सपेंडिचर बाद मिलते हैं, मतलब वो डिडक्ट ले सकते हैं। तो उस हिसाब से ब्रॉडली स्पीकिंग जो एम्प्लॉयर जो है उसको अच्छी तरह से एम्प्लॉयर रिटेंशन प्लान के हिसाब से उसको सेट आउट करेंगे तो दैट बिकम अच्छी एसेट क्रिएट हो सकती है, और दैट विल क्रिएट द वैल्यू इन द कंपनीज, और लेटर ऑन जो अपना लिस्टिंग होगा उसमें भी दैट विल बी हेल्पेड और बूस्टेड। ग्रेट, थैंक यू समीर। 2 पॉइंट मेरे को बहुत अच्छे लगे अबाउट रिटेंशन ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, इट्स एम्प्लॉयज विच आर द स्ट्रेंथ। आपके सीएस बिजनेस में हो, एसएमई में हो, और जो आपने वो विंबलडन का हमको एग्जांपल दिया, $2 मिलियन में $141 मिलियन, फैंटास्टिक, रियली लव्ड इट। आलोक, वी नीड यू, जैसे हमने बोला था। उसके बाद वी विल गो टू धरेश भाई। आलोक, हम लोग सब इकट्ठा इधर हुए हैं टू नो मोर अबाउट द आईपीओ प्रोसेस, एज वी ऑल नो, जो अजय भाई ने हमको क्लियर किया। राइट सर। नाउ एज अ मर्चेंट बैंकर, ग्रेटेक्स इज अ मर्चेंट बैंकर। राइट सर। ग्रेटेक्स एज अ मर्चेंट बैंकर हमारे जैसे एसएमई जो स्मॉल कंपनीज को
लिस्टिंग में कैसे हेल्प करेगी, और लिस्टिंग के बाद पोस्ट लिस्टिंग के लिए तो ऑफ कोर्स आई गॉट समीर भाई, टैक्स एंड ऑडिट के लिए आई गॉट धरेश भाई, बट पोस्ट लिस्टिंग मार्केट के लिए you know hand holding. So Alok, that's where you need to, as a specialist, as Greatex, as merchant banker, aap hamare jaise, and we've got more than 100 logins, by the way, so we have crossed century, so you must congratulate all the people who have taken right decision. Yes. So Alok, बताएं कि पोस्ट लिस्टिंग के लिए उसके बाद पोस्ट लिस्टिंग का ग्रोथ के लिए और कैसे आप ग्रेटेक्स और मर्चेंट बैंकर कैसे हेल्प करता है. Thank you so much, Sudeep sir. Let me clarify one thing which is very important before going answer your question, that most of the promoters are asking that is this the right time to list my company? Let me grow my company. मतलब मेरा company आज धंधा 10 करोड़ कर रहा है, मैं 50 करोड़ कर लूँ तब मैं list कर लेता हूँ. So very honestly I'm telling that this is the only right time, because in the SME market what is happening, the valuation, the kind of valuation what the promoters are looking, they are not getting that at the time of listing, because when they are going for a listing, then investors who are investing in the equity market, they don't know the promoter, right? And to get the right value from the investor, it is very important to create the faith and confidence from the investor side to the companies and to the promoters and the business model. So it is very important. So that is why when we talk to most of the promoters, then always as I'm saying that they are saying let's do the good business, let's do the multiple turnover सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं, तो हम लिस्टिंग करवाते हैं. तो my request all the जितने भी यहाँ पर हमारे जो भी attendees हैं, I will request don't think about that कि हम और बड़ा बन जाते हैं, because before going in a big way, you should list today. And gradually when you're becoming a big, so definitely the confidence at the end of the investor will be more. So gradually, maybe after 1 year, 2 years, you will be getting better valuation if you're listing today. That is the first perception what I want to say. Now, as you are asking my point that how I'm helping the SMEs to list the company during the listing and post the listing, right? So my job as a merchant banker, my job is to list the company. We will be taking the document from the company in terms of their KYC document, whatever license they are carrying, whatever kind of business they do, whatever legal requirements are there, we are going to check those information, those documents. We will be collecting the documents from them. After that, we will be creating the draft red herring prospectus, that is called DRHP, which contains about 300 to 400 pages, where all the information related to the promoter or the business and everything will come into that. That is kind of Bible, you can say, that we prepared, and that and so many agencies we need to appoint to list our company, like NSDL, CDSL, registrar, legal, peer review auditor. So many agencies we need to appoint. So that is the responsibility of the merchant banker to appoint all the intermediaries, and then after appointing them, gradually we are preparing the DRHP that we will file with the exchange. After that, exchange will have their own due diligence. Then exchange, once they find everything is fine, then they will send their person to have a site visit of the company's premises, maybe at factory and their office. After that, if everything is fine, then they will call the promoter just to have an interview between 15 to 20 minutes, where they will ask some question, why you are going for a listing, what is your business model and all. After meeting them, they will give the in-principle approval for the listing. Okay. After get the in-principle approval from the exchange, then we can open the IPO. The date of IPO that we can decide later on. From the day of getting the approval, we will be having 1 year to open the IPO. It is not necessary. Today I'm getting an approval, I have to open immediate. We will be having 1 year to open the IPO. So that how the technical process to list the company I have given in a small way. And after post listing, which is very important, only to list the company does not make any sense. You may be able to raise 1 crore, 2 crore, 5 crore, 10 crore, but that's not the only end. We are there with the company for the long term till the company gets migrated to the main board. Even after that, we can also help them, because as we know that to migration to the main from SMEs, today the criteria for migration to the main board that you should have a 10 crore paid up capital
and 2 years of existence from the you should complete 2 years in the SME space, and if you have a 10 crore paid up capital, then you can migrate to the main board. That is the criteria of BSE to migrate to the main board, and 25 crore is the market cap. That I think that will be done. So if these 3 criteria are meeting, then you can migrate to the main board. So the point is that from SMEs to main board, the basically the as Ajay sir said that gradually the valuation will get increased. How that will get increased? Promoter has to perform in the company by way of doing their business. Top line should get increased, bottom line should get increased. So gradually the market cap will also get increased. There is the concept of market maker. I think we have missed out that point. There is the concept of market maker who will be creating the market for the company. That market maker has to be the broker of the Bombay Stock Exchange, who will put the buy and sell code to create the liquidity in the market. That is how. So the point is that once company is going to perform in the business by way of getting good profit every year, as they are adding more profit, so gradually the market cap will get increased at the with the help of the market maker, which is his obligation. He has to play that role. Otherwise, this market cap cannot get increased. So there's a combination of the market maker, obviously the company and merchant banker like me also, and post listing we also do the kind of investors meet, because it is very important. Just to take the price up, that not make any sense. We should have to organize some investor meet, some con call. So sometimes we have done some investor meet at Dubai, we have done some investor meet at Goa and some other states also. That is also the part of our working, though this is not our responsibility as a merchant banker, but yes, to take the company from X to Y or from A to Z. All the process is very important because without that you cannot grow. So as a merchant banker, we have done so many cases. I will give you some example. We have done so many. We have done 19 IPOs. So I will share 2 companies' names. So you will be able to understand how the companies are making the valuation for them also and for the investor as well. First company what we have done, not first, I'm just naming one company called Mac Hotels Limited, which is the Goa-based company. They are into hospitality. This company we have brought in the month of September 2018, and the IPO price was about 27, and today the price of that equity is more than 100. So you can see between 1.5 years, the price of the equity has gone up multi-fold, 3 times, 4 times price gone up. And again, another company, second company from Goa called Miskita Engineering Limited. Again, that company we have brought in the September 2019. Just you can see that's 9 months before, right? The price of that IPO was that time 27. Today the price is I think more than 80. So great. You can see how it has happened. Companies performing, gradually market maker is performing, and we have also done so many investors meet. We have taken them so many places. They have gone there. It is not mandatory that they are to whom where they are going to organize some investor meet. The investor will invest. It is not like that. But this is the plan for future. They may not be able to buy today, but they may be able to buy maybe after a year. So they will see the performance of the company. That is how it may happen. So that is how we do for most of the companies. The companies are doing well. So definitely we will be helping them. That is my responsibility as a merchant banker to take them at a level when they become a big. Obviously, as a merchant banker, our name will also be there. And if you are able to place any share at high value, definitely our revenue will also be there from that valuation. So that is the solution. Thanks. Thank you, Alok. Alok के मेरे 3-4 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे. मैं आपको बताता हूँ. जो आलोक ने सबसे पहली चीज बोला, दिस इज द राइट टाइम. यू नो, आलोक के बारे में मैं बताता हूँ. आलोक ने अजय सर के साथ और अजय सर के टीम आनंद के साथ ये कोविड सिचुएशन में ही इज कमिंग अप विद लिस्टिंग. इसका मतलब क्या है? कोविड इज नॉट ओनली अ क्राइसिस, अपॉर्चुनिटी है. आलोक ने और उसके टीम ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टीम ने दिखा दिया कि धंधा तो चलता है, धंधा तो करना पड़ेगा, और वो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया. वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को अच्छा लगा कि दिस इज द राइट टाइम. सोचिए मत. दूसरा चीज मेरे को आलोक का जो अच्छा लगा, आलोक से जो मैं सवाल जानबूझ के किया था और आया था आप ही लोगों में से, कि बॉस लिस्टिंग तो हो जाएगा, लिस्टिंग के बाद क्या? एंड दैट्स व्हाट आलोक सेड, दैट ग्रेटेक्स में भी he has a
his own stock broking, but कोई भी companies जो होते हैं, you know, I love just Ashish Shah just say the show must go on. Ashish Shah is one of the participants said the show must go on. Perfect, Ashish bhai. So Alok ने जो बताया कि they have a concept of market maker, जो बहुत important है, which I wanted to cover, जो आलोक ने बताया कि as a merchant banker से list कर दिया, वहां पे गेम चालू नहीं होता, वहां पे तो गेम खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होती है. तो therefore the market make करके कैसे उसका wealth क्रिएट करना है. और मुझे आलोक का जो बहुत अच्छा चीज लगा, आलोक ने सिर्फ बोला नहीं, आलोक ने बता भी दिया about his company which just came with some 20 rupees and today is, you know, with a multi-bagger. Thank you, Alok. I'm going to come back to you with some more questions. Sure, sir. Yeah, but all the points जो आपने बताए ये बहुत अहम थे. और अभी जो you know the most experienced CA हमारे बीच में जो है, धरेश भाई को हमको पूछना है. धरेश भाई, हमें वस्तु એવું છે कि there is this, you know, we have this mindset कि listing करना है, बहुत पेपर वर्क्स, फाइनेंशियल पेपर्स, यू नो, हम लोग बेसिकली बहुत डर जाते हैं. लिस्ट, यू नो, पवन गोयल सेड इंस्पायरिंग आलोक जी, थैंक यू. नाउ धरेश भाई, तो हम लोग बहुत डर जाते हैं पेपर वर्क. लिस्टिंग से पहले क्या करना है, लिस्टिंग के बाद में तो चलो समीर और पूर्वी लोग कंप्लायंस कुछ करा देंगे. लिस्टिंग से पहले पेपर कैसे करना है, लिस्टिंग के बाद फाइनेंशियल पेपर्स कैसे रखने हैं. सो यू नो व्हाट आर द significant aspects that need to be taken care for maintenance of the books, so that when हम पेपर लेके आलोक के पास आए, आलोक दिल सीना चौड़ा करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जा सकता है कि हाँ कि अजय भाई, आनंद जी, हमने जो पेपर लेके आए, जो कंपनी लेके आए, ये पेपर ऐसे हैं. सो उसके लिए रातों रात तो पेपर्स नहीं बना सकते. सो दे विल हैव टू प्रिपेयर. आज जो हमारे 100+ 100+ दोस्त आए हुए हैं, दे वांट टू नो ब्रीफली कि क्या उनको टेक केयर करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल्स में it becomes interesting. What are the things they need to key, you know, 5-7 points they need to significant that matters. Please, Darish bhai. Yeah, see, Alok ji and Ajay Thakur sir rightly talked about the net worth and the capital and the equity, but that capital, equity and the net worth are linked with the financial statements. When we say financial statement, we say audit report which is having a balance sheet, a profit and loss account, and a notes on accounts, and a equity statement, as well as a cash flow statement. All these are the main financial statement which are placed with Ajay Thakur sir for listing purpose. So that significance of these all financial statements comes with the transactions in the books of accounts. Prior to listing, one for the 2 years, at least what rightly said, that person has to be, a company has to get itself properly prepared and do the activity in accordance with the full compliance and maintain the books of accounts. Every transactions has to be recorded in the books of accounts. From that books, they prepare a profit and loss account and a balance sheet. That is what we fairly compute for the purpose of determination of the turnover and the investments. For MSME, the criteria now are of turnover and the investment. Now, investment comes on the basis of the financial statement of a balance sheet shows the value of the plant and machinery. The gross plant and machinery is reflecting the value which is considered for MSME purpose. So that comes from the basis of the books of accounts and the actual transactions that the company has done. In precisely to say, if all the purchase and the sale transaction, the expenses are recorded properly, that will give a fair, true and fair view of the picture of the company, and that is reflected in the balance sheet and the profit and loss account. These statements are audited by the chartered accountants, and during audit, the auditors, then the chartered accountants do guide to the company for compliance in the accounting standard and the auditing standards. Companies Act and the Ministry of Corporate Affairs have given accounting standards as well as auditing standards. So every company has to prepare and comply with these all standards, and the financial statement has to be in compliance with these accounting standards. The accounting standard and the accounting policies clearly gives the indication of the valuation of the assets or the recognition of the income. So
So all these aspects are to be taken care initially for 2-3 years to build up a good net worth and the capital, and then all afterwards the base is created for going for a listing for SME. Great, great. I think as a pakka CA and always right and ethical जैसे CA होते हैं, clinical. I always say CAs are more clinical than surgeons. You know, इन्होंने एकदम टेक्स्ट बुक के तरीके से बताया कि हमको हमारे पेपर्स को ठीक रखना पड़ेगा, and that's where friends like Dharmesh and Dharesh will come in picture. And you know, Dharesh bhai was very very correct कि you will have to give 1-2 साल आपको ये पेपर को साफ करके, you know, you have to नेटवर्थ और क्राइटेरिया तो आपको ऑलरेडी अजय भाई ने बोल दिया है, वो तो आपको मिल जाएगा, बट यू नीड टू हैव अ राइट सीए जो आपको गाइड कर सके. यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक अच्छे डॉक्टर और एक डॉक्टर में बहुत अंतर होता है, राइट? एक अच्छा ड्राइवर और ड्राइवर में बहुत अंतर होता है. अगर आपके पास ड्राइवर अच्छा है तो आपका गाड़ी एकदम चकाचक रहेगा, और अगर गाड़ी ड्राइवर अच्छा नहीं रहा, ड्राइविंग लाइसेंस तो है उसके पास, लेकिन राजकोट के रोड में और अहमदाबाद के रोड में उसके सारे तरफ बहुत सारे. सो दैट्स व्हाट वेरी क्लियरली धारिश भाई सेड, यू नीड टू हैव अ राइट सीए जो आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में अच्छी तरीके से पेपर्स आपके बना के देंगे. देखिए, घर अच्छा बना लिया लेकिन साफ सुथरा नहीं रखा तो मतलब क्या हुआ? एंड दैट्स व्हाट अ गुड सीए डज, एंड दैट्स व्हाट धारिश भाई एंड हिज टीम विल डू. I need to come back to the young CA in the group, Dharmesh, because I was waiting. Dharmesh ने आत्मनिर्भर के ऊपर, you know, he briefly touched about. और जैसे Sameer had talked about the current COVID situation, so similarly, Dharmesh, I need to tell you, you know, आप हमें थोड़ा बताइए ये आत्मनिर्भर का जो योजना है, ये हम MSMEs को कैसे हेल्प करेगा? Okay, and because हम लोग कर रहे हैं कि, you know, the MSMEs will have to come to the listing, right? Hiren Kotecha says, well said, Dharesh. Yeah, so anyways, and now Dharmesh bhai, so ये आत्मनिर्भर के ऊपर, if you could tell us something more, and then my next question will be to Purvi, but Dharmesh, ये आत्मनिर्भर के ऊपर थोड़ा हमें ज़्यादा हमारे भाइयों को just throw some light on that. पहले तो सर गवर्नमेंट ने काफी बड़ा स्टेप लिया है कि भाई फंड हर तरीके से फंड बांट रहे हैं. हाँ, वो MSME है, 20% कोविड लोन्स है, तो जो अभी एक साइकिल है जो रुकी हुई है, अभी उस साइकिल को फिर से पटरी पे लाने के लिए और वर्किंग करने के लिए गवर्नमेंट 20% जो भी आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 29 फरवरी 2020 का जो आउटस्टैंडिंग है उसका 20% कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं. तो एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट बूस्ट अप दे रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए और बिजनेस को एग्जिस्टिंग वर्क पे लाने के लिए. दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने काफी एक अब तक का सबसे बड़ा स्टेप लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में अभी कुछ डिफरेंस नहीं रखा है. पहले काफी उनका इन्वेस्टमेंट से लेके टर्नओवर तक का सब एक लिमिटेशन के साथ चल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी सब जगह पर एक कर दिया है. गवर्नमेंट की 3 स्टेप्स है MSME में, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. माइक्रो में प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़. दूसरा स्मॉल एंटरप्राइज जिसका प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक रखा है. और मीडियम एंटरप्राइज जिसकी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक का उनका सेल्स है, टर्नओवर है. तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन स्टेप भी बोल सकते हैं हम कि भाई एक बड़ा चेंज लाया हुआ है. MSME की डेफिनेशन जो अप टू 10 करोड़ तक थी उसको काफी हद तक, और स्पेसिफिकली जो गुजरात में एक ट्रेंड है कि भाई गवर्नमेंट में काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं. पिछले डेकेड में देखने जाए तो काफी लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर बेस भी बढ़ा है, तो उस बेस पर काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नए डेवलप हुए हैं और काफी MSME यूनिट्स आए हैं. गवर्नमेंट की अगर रेशियोज एनालिसिस देखे तो 3 टाइम्स ये 10 साल में 3 गुना MSME यूनिट्स आए हैं नए रजिस्टर्ड हुए. दूसरी चीज, गवर्नमेंट का जो भी एडिशनल बेनिफिट है, लेट्स से उन्होंने टैक्सेशन स्पेसिफिकली सौराष्ट्र में एक बेस रहता है कि कोई भी बंदा पार्टनरशिप वो प्राइवेट लिमिटेड में जाना नहीं चाहता है. एवरीवन नोस कि भाई पार्टनरशिप और प्रोप्राइटर में ही चलाओ. तो गवर्नमेंट ने एक बेस बनाने के लिए, और एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि SMEs और उनको आगे बढ़ाने के लिए
स्पेसिफिकली ट्रांसपेरेंसी देखने जाइए तो उसमें गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनका टैक्स रेट है वो 30% से घटा के 22% कर दिया है, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सितंबर ऑनवर्ड्स जो इनकॉर्पोरेट हो रही है उनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली 15% प्लस सेल्स का रेट दिया है। तो एक तरीके से जो आज जो बेस सब चल रहा है सौराष्ट्र, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र में देखने जाए तो प्रोप्राइटरी 100 करोड़ का हो या 200 करोड़ का हो, सब प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फॉर्म में ही चला रहा है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ जाइए, प्राइवेट लिमिटेड्स के साथ जाइए, तो उसी के साथ ये एक अवेयरनेस भी आएगी इसके साथ ही कि हम एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं और अपना इक्विटी बेस बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज कह सकते हैं कि मतलब पिछले डेकेड में ये जो गवर्नमेंट नए नए चेंजेस ला रही है उसमें ये एक सबसे बड़ा है आज तक का। दूसरा, गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स आई है, हम गवर्नमेंट के सब्सिडीज का भी काफी वर्क करते हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी यूनिट, कोई भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं या कभी कोई भी लेट्स से स्टार्टअप का भी ले लीजिए, तो गवर्नमेंट 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक की सब्सिडीज दे रही है, अप टू द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और टॉप की स्कीम्स एक गवर्नमेंट ने फरवरी में भी लाई थी, और कोविड में स्पेसिफिकली फॉर ऑल एफएमसीजीज एंड हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो उसमें गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड अमाउंट तक 50% सब्सिडीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट लाइए, गवर्नमेंट 50% आपको शेयर करेंगी अमाउंट का, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। तो एक बड़ा स्टेप्स है कि भाई नई एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और अदर सेक्टर्स को, इवन गुजरात गवर्नमेंट गिविंग 80% सब्सिडी ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन इक्विवेलेंट पार्ट्स ऑफ 10 years। तो गवर्नमेंट काफी सारे इनोवेटिव स्टेप्स ला रही है और नए से नए फर्म को आगे बढ़ा रही है प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के लिए। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इनोवेटिव स्टेप्स है, और यही बेस के साथ जो भी कंपनीज है वो आगे बढ़ेगी और एसएमई प्लेटफॉर्म के पास आएगी। Wonderful. मतलब I think you should throw a more light on, you just said, and all of them would be interested a little bit more on how government is sharing part for their projects, as you said 50%, 80%, a little bit more on that, because उसके बाद मेरे को थोड़ा difficult question में जाना है पूर्वी के पास on compliances. So you know this will be interesting to हमारे जो entrepreneurs है to throw more lights on the how structuring works. Just about 1-2 minutes, not in detail. ओके, गवर्नमेंट अभी जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है वर्किंग, लेट्स से टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, आप एमएसएमई यूनिट में है और आपके पास रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्रीज लोन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 29th February 2020। आपका जो 29 फरवरी का जो आपका आउटस्टैंडिंग है वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों का जो भी आउटस्टैंडिंग है उसके 20% गवर्नमेंट 4 साल के लिए दे रही है, और जिसमें 1 साल मोरेटोरियम रहेगा और 3 साल में आपको रीपे करना पड़ेगा। Okay. So guys, I think आप लोग को, if you like what Dharmesh said, एक बार you can raise the hands for Dharmesh. धर्मेश ने आत्मनिर्भर के बारे में भी बताया and आपको कैसे लोन मोरेटोरियम. So we already got 4 hands for you, Dharmesh. Pawan Goel says it's a very good thing. Now I come to the difficult question, Purvi. Compliance से हम लोग को always डर लगता है. हम लोग भारतीय basically हम लोग compliance से वो डर हटाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, but it's the mindset. So Purvi, what you need to tell us, ये जो disclosure based regulations, जो disclosures for regulations and compliance norms. So what are the highlights of these disclosures? For listed companies, what are the highlights that one has to look at for disclosures? Ji, Sudeep ji, am I audible to the people?
Perfect. जी सुदीप जी, जैसे कि आपने बताया, अजय जी ने बताया और काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आलोक जी समझा रहे हैं कि एसएमई में लिस्टिंग करना और उसके बाद उसका कंप्लायंसेस करना किस तरह से एक प्रमोटर के लिए इजी हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो इट इज नॉट एन हार्ड टास्क टू गो फॉर द कंप्लायंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रमोटर हैज टू मेक द माइंडसेट कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं दैट हैज टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, because as the money of the public is invested in the SMEs, तो जब आप ये SME में पब्लिक का मनी को यूज कर रहे हो, सो फॉर यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फेथफुल। जैसे कि अभी अजय जी बता रहे थे कि रिजल्ट्स है और धारेश जी भी बताए कि रिजल्ट्स है। मैं पहले आपको ये समझाती हूँ व्हाई रिजल्ट इज दैट मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट कंप्लायंस विच SME has to make for the faith of the investors। जैसे आज के दिन में हमारे पास 5 करोड़ से भी ज्यादा SMEs है ऑलरेडी इंडिया में, और that SMEs are contributing approx more than 8.5% in the GDP growth of the India। So we can know why SME are so much important। There has to be trust and faithful compliances। रिजल्ट्स है जो कि पूरे साल में कंपनी को 2 बार सबमिट करना रहता है। वन इज फॉर द हाफ ईयर एट अप टू द सितंबर, एंड अनदर वन इज एट द ईयर एंड दैट इज अप टू द मार्च। मार्च में जो दे रहे हैं दैट इज ईयर एंड, दैट विल बी सपोर्टेड बाय द ऑडिट रिपोर्ट एंड द assets and liability statement and cash flows and other financial statements। एंड जो हाफ ईयरली है दैट इज फॉर द सितंबर, उसमें हम एक ऑडिटर से लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट के साथ वो कंप्लायंस को सबमिट करते हैं। जैसे कि इधर आपको कोई नोटिस न्यूज़पेपर में नहीं देना है, दिस इज वेरी इजियर फॉर द एसएमई टू कंप्लाई। उसके बाद जो देते हैं हम वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे आप जानते हैं शेयर होल्डर्स आर द मेन इन्वेस्टर्स इन द कंपनी, सो उनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि उनके आने के बाद कितना नया इन्वेस्टमेंट, कौन कौन शेयर होल्डर आए हैं, कौन कौन गया है, किसका कितना होल्डिंग है, प्रमोटर्स का होल्डिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हुआ है, लास्ट क्वार्टर से इस हाफ ईयर तक क्या क्या शेयर होल्डिंग में चेंजेस हुआ है, दैट इज टू बी अपलोडेड। जबकि ये शेयर होल्डर्स का जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE को देता है, और ये BSE सब इमीडिएटली पोर्टल पे अपलोड करता है, और उसके दौरान पूरे इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यू कैन से वर्ल्ड वाइड, कोई भी लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकता है उस कंपनी का। सो दिस विल गिव द ब्रांड इमेज टू द SME बिकॉज दे आर सो ट्रांसपेरेंट। whatever the shareholders have invested, ये रिजल्ट्स के थ्रू उनको क्लियर कर देते हैं कि हम लोग क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दूसरा, वो फेथफुली मेंटेन करते हैं कि हम लोग कितना शेयर होल्डर्स आया है, गया है, कैसा चेंजेस हुआ है। थर्ड इज रिलेटिंग टू दी गवर्नेंस। सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो भी पार्ट है वो तो हर एक कंपनी को कंप्लाई करना रहता है। सो एसएमई में भी ऐसा नहीं है कि आप गवर्नेंस नहीं करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपरली मेंटेन करना है। जब कोई भी कंपनी अपना जैसे इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर्स देता है, उसमें भी काफी सारा इवेंट्स ऐसा है जिसमें वो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करता है। उसका इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होते ही साइट पे BSE को इन्फॉर्म करना रहता है, एंड ऑल्सो ऑन देयर ओन वेबसाइट ऑफ अ कंपनी। जैसे इवेंट रिलेटिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ द अवार्ड, से एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट और स्ट्राइक हैपन इन अ कंपनी, तो वो भी आपको एक बार इन्फॉर्म करना रहता है। ये करना इसलिए जरूरी है कि जब आप अच्छा बात भी इन्फॉर्म कर रहे हो इन्वेस्टर को कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको ये अवार्ड मिला, तो साथ में आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि आज के टाइम में कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप खुद उठ के इन्फॉर्म करोगे तो इनसाइडर का जो भी रेगुलेशंस है उसका भी कोई इश्यू नहीं होगा। अदरवाइज देयर आर अदर चांसेस कि इनसाइडर रेगुलेशंस में भी आप प्रॉपरली नहीं डिस्क्लोज करते हैं, देयर विल बी सम इश्यूज फॉर दैट। सो ये जो इनसाइडर रेगुलेशंस को भी आप इस तरह से मेंटेन करके अवॉइड कर सकते हो। थर्ड थिंग जो भी है वो ये है कि आपका जो भी एसएमई जो ये रिजल्ट्स के बाद का जो सेकंड स्टेज है दैट इज रिलेटिंग टू दी एनुअल रिपोर्ट्स। जो हम एनुअल रिपोर्ट यानी AGM कंडक्ट करता है कंपनी, उसके बाद हमको सबमिट करना रहता है। अभी एनुअल रिपोर्ट जो एसएमई लिस्टेड कंपनीज है उसमें बहुत प्रॉपरली काफी सारे डिस्क्लोजर्स के साथ मेंटेन करना रहता है।
disclosures of promoters, disclosure of the business, disclosures of the management analysis, many other disclosures relating to the business and the future outlooks for the business. ये काफी सारा disclosures आप इसमें करते हो. So annual report will be more transparent report, और जैसे ही annual report approve करता है shareholder, ये BSE के exchange पे और कंपनी का वेबसाइट पे डिस्क्लोजर हो जाता है. So it is like that कि आप once you upload the report at the exchange, immediately it has to be complied on the website also. So इतना 4-6 regulations का आप ठीक properly ध्यान रख लेते हैं तो there won't be. Yeah, go ahead Purvi. Yeah, आप 4-6 regulations का properly ध्यान रख लेते हैं तो you will build a good trust in the investor community. More important is relating to SAST also. जैसे कि SAST का एक regulations है जिसके अंदर आप कभी भी 25% के अबो कोई investors उसमें investment कर रहा है तो they have to comply the IPO norms. So we have to remember कि कोई भी investors है below 25% तक या group of investors or 1 or 2 investor whoever be they can go for the investment, but अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो they have to go for the IPO. So इस तरह से SME startups ये सब इनका benefit ले सकते हैं. Moreover आप if you go through the other achievements of the company, जब आप अपना disclosures साइट पे achievements का और उस तरह का देते हैं तो एक trust build होता है investor को आपके साथ का कि हाँ ये कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमको बता भी रहा है. हम लोग अभी काफी सारा इन्वेस्टर्स काफी सारा कंपनी को जो लिस्ट किया सिंस लास्ट 17, 18 and 19 financial year, even in 20 one of the company has went for the main board listing and all were SME company, they went for the main board listing, but they have learned a lot in that last 3 years in the SME and then they reached up to main board. तो एक compliance mindset जो रहता है वो एक डेवलप हो जाता है. और जैसे धारेश जी बता रहे थे कि आपको बहुत फेथफुली एंड फ्रूटफुली डिस्क्लोजर्स करना है, दैट इज बिकॉज टू मेंटेन योर वैल्यूएशन. अगर आप प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करोगे तो आपका वैल्यूएशन मेंटेन नहीं होगा and once the valuation will not be maintained properly, it will affect other ratios relating to profit margins, EPS, debt and equity ratios and many other ratios. So these are the basic compliance ये करना चाहिए. और जो खास बात है वो ये है कि the more the company will be transparent, the more will be the investors will be interested to invest in the company looking to the better corporate governance. Thank you, Purvi. Mr. Bhalchandra has also complimented Purvi that you have explained very nicely. I really love जो आपने बताया कि we've got to disclose just not the things जो जरूरी है achievement, but important from the point of view of investors that जो uncomfortable news है from the insider trading की तरफ से. मुझे ये भी आप अच्छा लगा what you very clearly say that these are the starting words कि these are the monies of investors and therefore disclosure is so very important. बहुत अहम point है. And since you talked about Dharesh Bhai and you know we have got his experience, so I want to go to Dharesh Bhai and ask him a question जो कि I love Pawan Goyal ने जो बोला transparency is the key. Thanks, Pawan. Very nice observation. Yes, that is the truth. Dharesh Bhai, tell us something about, you are a seasoned CA with 20 plus years of experience. ये जो अपने MSME में, what are the benefits if I come to the listed entity? When I become a listed entity, what are the benefits? And Dharmesh can also take that question later on, build on that. But Dharesh Bhai, as of now, if I'm an MSME, मैं लिस्टिंग में आता हूँ तो what are GST and income tax में क्या मेरे को कुछ benefits होते हैं vis-a-vis when I was a proprietor, and what is it applicable in terms of GST and income tax? Dharesh Bhai, first you, and then Dharmesh Bhai, you can build on that on terms of how it is different from as a vis-a-vis a proprietorship. Dharesh Bhai, we all need your advice. Yeah, thank you. See, an unlisted MSME and a listed MSME has the same tax background. Overall, in broader perspective, if we talk, the government has given a standard tax mechanism of either a GST or a taxation, and less difference is done between these two companies.
But recently, in September 2019, a great relief was given by our finance minister, and they reduced the rate of corporate tax. That is what we call income tax of the company. They reduced the first MAT tax rate, the minimum water tax rate, that is reduced from 18.5 to 15%. So that was a big achievement in the Indian economy, and the companies were given a greater relief. Simultaneously, the idea of another 2 tax relief was also floated. The new manufacturing company, as rightly said by Dharmesh Bhai, is presently having a tax bracket of near about say 17.16%. That is calculated some 15% basic plus 10% surcharge and 4% education cess. This is the greatest relief that has been ever given in the taxation history of India, because a corporate and even a non-corporate entity or partnership firm or a LLP won't be having this much reduced taxation rate of 17.60. So this is the biggest benefit that was ever given to the Indian economy and the companies to boost up the basic GDP of our Indian company. Then coming to the other companies, if it is not a newly manufacturing company established after 1st of October 2019, then the existing company which were earlier already registered and carrying on the manufacturing are given a reduced tax rate of near about 25.17%. This is calculated on the basis of 22% basic plus 10% surcharge and 4% EC education cess. This is also a reduced concessional rate, as earlier we had a basic taxation rate of company of 30% with MAT of 18.5. Now MAT is not applicable to this newly floated company with 17.16%, as well as the existing company is switching over to the option of 25.16%. So this is the biggest relief that has been ever granted to the corporate companies by the finance minister. And I think through this listing and conversion of a proprietor or partnership firm, the biggest fruit that should be reaped should be this taxation benefits, so as that our capital will be built up gradually because of saving of lots of taxes. And yeah, and coming to the GST part, see, GST is an indirect tax, and in indirect tax, basically overall globally looking and comparing a non-listed company with a listed company, the tax rate is same. But an MSME is given some special concession. Say filing of GST return is given more liberal time. The rates, because of COVID now, for collection of interest is reduced from 18 to 9%. Even there are some exemption limits also. Say 40 lakhs is the basic exemption limit given to MSME for a non-registration or non-collection of any GST or remaining out of the purview of a GST. And this limit is even of 20 lakhs rupees of the total turnover 20 lakhs for the non-manufacturing company, a service sector company or a service sector entity. So overall, some benefits are given to MSME in GST also, but after listing, the platform remains almost the same. Okay. Great. Thanks, Dharesh Bhai. You shared with us the benefits on taxation. Dharmesh, a little bit on you. Vis-a-vis, Dharesh Bhai already shared with that. Anything you want to add? Yes, Dharesh Bhai બહુ perfectly explain કર્યું છે. બસ અત્યારે હવે એક મેઇન રોલ સ્ટાર્ટ થાય છે કંપની સેક્રેટરીનો, કે જે કમ્પ્લાયન્સીસ વિશે અવેર કરાવે. એકચ્યુઅલી ઘણા લોકોને એમ હાવ હોય છે કે ભાઈ આ કેમ થશે. આપણે ધર્મેશભાઈ, મને ગુજરાતી આવે, આપણે એકવાર ચેક કરવું પડશે. 100 માણસ છે આપણી પાસે, અને એટલે એમાં ગુજરાતી કેટલા છે મને ખબર નથી. રાઈટ. नहीं, यहाँ पर सर एक फियर है, वो है why to go with limited and listing companies, listing go with listed platform. तो एक बेस है जो सीएस का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि उनको अवेयर करे कि भाई ये एक कंप्लायंस पार्ट है, ना कि कोई बड़ा बोलते हैं ना भूत जैसा लग रहा है सबको कि यार क्या करे लिस्टिंग में जाके, क्या करे ये वो XYZ.
लेकिन अभी जो एक नया आफ्टर निर्मला सीतारमन टैक्सेशन लॉज जो बिल एक पास किया उन्होंने 2019 करके, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेशन में चेंज लाया है काफी सारा, तो उसका बेनिफिट लेते हुए लास्ट अगर देखने जाए तो हम सभी अवेयर है, और स्पेसिफिकली इन सौराष्ट्र तो सब अवेयर है कि काफी लोग स्विच ओवर हो भी चुके हैं। तो अभी ये राइट टाइम है कि with the help of CS and with the help of your merchant bankers, we can go with the platform. SME platform. And that's what we need to go back to Samir bhai. Samir bhai, you are Yes. a 20-year plus in CS. So like Dharesh bhai with a 20-year experience of CA has told, and Dharmesh ने बहुत स्मार्टली ये बॉल आपके पास, आपने विंबलडन का एक्सपीरियंस दिया था ना, विंबलडन $2 मिलियन का कहते 140, तो उसने भी बॉल आपके कोर्ट में डाल दिया कि वो सीए है, आप सीएस हो। और हम सब जो कंपनी वाले जो चलाते हैं, हमको एक डर रहता है, और सीएस का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो डर निकालने के लिए आप हमें कुछ बताइए, बिकॉज आई वांट टू गो बैक टू अजय भाई। हमारा 1.5 घंटा पीपल हैव गिवन अस टाइम, वी हैव गॉट 100 ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 पीपल। आई वांट टू टेक मोर टाइम आउट ऑफ अजय भाई। आफ्टर दिस आई विल गो बैक टू अजय भाई विद वन विजिट टू आलोक हरलाल का। तो समीर, टेल अस, जो डर है सीएस के अगेंस्ट में, वो कैसे कम कर सकते हैं? जो पूर्वी has rightly said, the compliance and transparency is required for the SME listing company. और जो ओरिजिनल कंसर्न था, मिथ था कि भाई there is a compliance related issues है, तो उससे बड़ी पेनल्टी भी है, that we have to agreed on that part. तो पेनल्टी का प्रॉपर मैनर में कंप्लायंस हो पाएगा और वो ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगी, और इतनी अच्छी टीम है वो प्रॉपरली काम कर रही है, तो उस हिसाब से ये मैटर्स प्रॉपरली कंडक्ट हो सकेगा। और अभी रिसेंटली हमने वी आर सिटिंग कि गवर्नमेंट आर आल्सो इन द फ्रंट फुट में आ गई है, मतलब दे आर आल्सो प्रमोटिंग देयर पार्ट, जितना भी टैक्सेशन में बेनिफिट देना है, आत्मनिर्भर टैक्सेशन या दूसरे भी जितने भी रोल है वहां टैक्स दे रहा है, तो ओनली प्राइवेट का जो फेथ लेवल है दैट हैज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप, और कंप्लायंस कल्चर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। लेकिन यहाँ एक बात है जो कंसर्न रिलेटेड टू जो अपने मेरा जो एरियाज है, आई वांट जस्ट थिंक ऑफ इट, जैसे डायरेक्टर है या लायबिलिटी है, ये अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका नॉन कंप्लायंस का की पर्सन है जो इस डिफॉल्टिंग कर रहा है, तो वो की पर्सन में डायरेक्टर आता है या कोई पीपल आता है, तो उसके लिए जिसका एक लायबिलिटी बनता है, तो लायबिलिटी जैसे नॉन कंप्लायंस ऑफ बीएससी या सेबी या कोई भी कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस रहता है, तो एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस है, तो उसको प्रोटेक्ट करके भी एक अच्छा कंप्लायंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उसका फियर फैक्टर दैट कैन बी रिड्यूस्ड। और दूसरी बात की मैनेजर, जैसे अपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उस हिसाब से एंटरप्राइज में जो कंपनी है या पार्टनरशिप, बड़ी पार्टनरशिप है, उसमें एंटरप्राइज और की पर्सनल का एक वैल्यू होता है, उसको प्रोटेक्ट प्रॉपरली कर लेंगे तो फ्यूचर का जो वैल्यूएशन का डर है वो डर प्रोटेक्ट हो सकता है। तो जैसे की इंश्योरेंस है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो ओरिजिनल हमने डिसाइड किया था रिटेंशन प्लान, वो थ्रू टैक्सेशन के हिसाब से ये फियर कम होके ये पूरा बूस्टअप सिस्टम में वी कैन कंट्रीब्यूट। Fantastic, fantastic. I like the liability insurance. काफी लोग भूल जाते हैं, which समीर ने very rightly as the company secretary pointed out. हम लोग 1.5 घंटे टच करने वाले हैं. We want to close this. I know all of you been patient, but we need more time of अजय भाई. अजय भाई, हम आपसे ज्यादा, आपका जितना भी टाइम मिले कम लगता है, तो we wanted to just come a little bit more from you on very particularly about ये जो why should a small and medium enterprise come back and use this wonderful platform जो आपने खड़ा किया है, उसमें जो आप बोलते हैं जो benefits of wealth creation and value unlocking, जो आप इतनी अच्छी तरह समझाते हैं, अगर आप फिर से और एक बार समझा देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग एंड द बेनिफिट्स। थैंक यू अजय भाई। देखिए सुदीप जी, बेनिफिट्स तो मैंने बता दिया है, आप कहेंगे तो फिर से बेनिफिट बता देंगे, क्योंकि बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि पूछो मत आप। अगर गवर्नमेंट, जैसे नंबर 1 था कि आप फंड रेजिंग करो इक्विटी डाइल्यूशन करके, ठीक है, अभी तक आप बैक फंडिंग के सहारे थे, अब आप इक्विटी फंडिंग। दुनिया में आप सुबह उठो और रात में आप जब सोने जाओ, उस समय तक आप 85% जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो लिस्टेड कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एज ए एसएमई आप उनके वेंडर्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं अगर कहें तो, लेकिन ये सारी लिस्टेड कंपनी। दुनिया में
कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, आप बता दे, जिन्होंने आज तक बहुत बड़ी वैल्यू बनाई या वेल्थ क्रिएट किया, वो अनलिस्टेड कंपनी है। सारी की सारी लिस्टेड कंपनी रही है। तो पहला बेनिफिट है कि आप फंड रेज करें, अपने आप को बड़ा बनाएं। दूसरी, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, क्योंकि डेट और इक्विटी का कंपोनेंट रहता है, तो आपकी बैलेंस शीट रियली में बैलेंस रहती है। क्योंकि हम 30,000 प्रोमोटर की बैलेंस शीट देखें, 99% बैलेंस शीट नहीं लगती है, इम्बैलेंस शीट लगती है। तो बैलेंस शीट बनती है आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो आपकी जो है इंटरेस्ट बर्डन भी घटती है। नॉर्मली हम लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में इंटरेस्ट रेट का जो है डिफरेंस 50 to 150 बेसिस पॉइंट पाते हैं। तो ये आपको दूसरी बेनिफिट है। तीसरी बेनिफिट है कि प्रोमोटर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है प्रोमोटर्स की। देखिए, आप लिस्टेड स्पेस में हैं तो सारे लोग ये समझते हैं कि भाई ये कंप्लायंस करता है, ट्रांसपेरेंट है, तो आप इस पे विश्वास कर सकते हो। बैंक्स विश्वास करती है आपके ऊपर और सारे इन्वेस्टर्स आपके ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी है, उन्होंने भी ये बात की है। तो आपके ऊपर विश्वास होगा तो देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तीन चीजों की ट्रेडिंग होती है। नंबर एक, ट्रस्ट की ट्रेडिंग होती है, विश्वास की ट्रेडिंग होती है। दूसरी, आपकी बिजनेस की स्केलेबिलिटी की ट्रेडिंग होती है। और तीसरा, प्रोमोटर्स के इंटेंशंस की ट्रेडिंग होती है। ये तीनों चीज मिला के इक्विटी कहते हैं, जिसको हम इस चीज की ट्रेडिंग होती है मार्केट में। तो ये आपने लिस्ट कराया, तो ये सारी चीजें आपकी कंपनी में आ गई। लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया चेंज। जो चौथी बेनिफिट है वो ये कि आपकी जो है विजिबिलिटी, जिसको आप कहते हैं कि आपकी जो है कंपनी की जो ब्रांड बिल्डिंग जिसको आप कहते हैं, जो लोगों सारे लोग जो हैं आपको जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं। मतलब वो गुजरात से कन्याकुमारी और पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक सारे लोग आपको जानने लग जाते हैं। ये जो है, ये आपकी पांचवी बेनिफिट है, बिना पैसे खर्चे किए। नहीं तो आप मार्केटिंग में 1 करोड़ रुपया खर्चे कर देते हो और बड़े बड़े फिल्मी सितारे या आप क्रिकेटर को लाते हो, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी ने ये सब नहीं किया, ना बिल गेट्स ने किया। तो ठीक है, तो ये आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। और जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो इक्विटी है ना, वो क्योंकि ट्रेडिंग होने लग जाती है, तो एक करेंसी के रूप में जो है परिणत होती है। ठीक है, आपकी जो भी इक्विटी है, अभी तक एक जो है भाई साहब ने प्रश्न इसमें किया कि इक्विटी जो है वो बड़ी जो है कॉस्टली वे ऑफ रेजिंग फंड्स है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। कोई भी चीज जो है जिसको आपने अनलॉक नहीं किया, तो वो जो है सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, कॉस्टली अफेयर नहीं होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो है, आप इक्विटी को डाइल्यूट करें, लिस्टिंग करें। अगर आपको ये कोई समझाता भाई कॉस्टली वे ऑफ लिस्टिंग है, तो ये सब किताबों में, किताबी चीज और जो वास्तविकता होती है ना, उसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। तो आपकी इक्विटी करेंसी हो रही है। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपकी इक्विटी कोलेटरल हो जाती है, कि 5-6 साल के बाद अगर आप अपनी इक्विटी फर्दर डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, या आपके पास फिजिकल कोलेटरल नहीं है जो बैंक को दे करके आप पैसे उगा सकते हैं, तो या पूंजी जुटा सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा साधन है, आप इससे पूंजी जुटा सकते हैं। तो तमाम बेनिफिट्स है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई, जो लघु उद्योग के बिजनेसमैन है या जो बड़े उद्योगों के बिजनेसमैन है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है। आलोक जी को बोलिए थोड़ा संयम बरतने के लिए। तो इसमें जो है ना कि कोई बड़ा अंतर नहीं होता है, सिर्फ सोच का अंतर होता है, दूरदर्शिता का अंतर होता है। अगर आप दूरदर्शी हैं तो आप जो है लिस्टिंग कराएं, अपनी कंपनियों को जो है बड़ा बनाएं। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती। और ये मैं कोई जो है, ऐसा नहीं है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई नया इन्वेंट करके आया हूँ और आपको दे रहा हूँ। ये जो है वर्षों से जो चली आ रही है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जरूर कीजिए। जो हमारे को पैनलिस्ट है जिन्होंने कहा कि 30% से कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 25% पे आ गया, ये जो न्यू कंपनीज के लिए उन्होंने जो है करीब 17.66 या 18% को जो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया। ये सारी बेनिफिट जो है ना, आप दो तरह से, जो एक सही कलाकार होता है ना, वो किलिंग 2 बर्ड्स विद सिंगल स्टोन, मतलब 2 चिड़िया एक ही पत्थर से मारने की जो कला होती है ना, वो सीख लेता है। अब इसमें कला क्या है? 2 चीजें। एक तो आप टैक्स बचा रहे हैं। अब टैक्स बचाने से चलते आपकी बैलेंस शीट में जो है प्रॉफिट ज्यादा बन के आ रहा है। अब आप लिस्टेड स्पेस में, तो आपकी वैल्यूएशन उससे बढ़ रही है। इट्स लाइक किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। तो ये जो है ना, आप बेनिफिट लिस्टेड स्पेस में। अब दूसरा और आपको मैं बता दूं कि आप जो है, अगर अनलिस्टेड स्पेस में कभी भी अपने शेयर्स बेचते हैं, तो उसका टैक्सेशन का स्ट्रक्चर अलग होता है।
और जब आप लिस्टेड स्पेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देंगे तो वो सिर्फ 10% है। ठीक है, तो ये टैक्सेशन बेनिफिट एक बहुत बड़ा है। और एक चीज मैं और श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है 5 लाख तक का सब्सिडी देती है कंपनी जो लिस्टिंग के लिए आ रही है, तो ये अलग एक बेनिफिट है। दूसरा, अभी फंड ऑफ फंड्स की बात चल रही है, उसमें भी क्या स्ट्रक्चर बन के उभरता है वो देखने वाला है, तो वहां पर भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो जो सारा देश है ना वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में चल रहा है। देखिए, डिफरेंट गवर्नमेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारे इंसेंटिव दे के रखे। हम 145 साल से डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन मतलब आप अपनी इक्विटी को करेंसी बना रहे हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू डिमोनेटाइज योर वेल्थ। ठीक है, वही धीरू भाई अंबानी ने कहा, उनको वेट नहीं करना पड़ा 500,000 का नोट को बंद करने का, उन्होंने अपनी करेंसी को पहले ही डिमोनेटाइज करा दिया। तो आप अपनी कंपनी को लिस्ट करा करके अपनी जो है वैल्यू को डिमोनेटाइज कीजिए, अपनी करेंसी बनाइए, उसको फ्लोट कीजिए। आप आरबीआई बैंक के गवर्नर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप अपनी इक्विटी पे ना किसी को कमिटमेंट नहीं देते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस सर्टिफिकेट 50 रुपीज और 100 रुपीज जिसपे आप शेयर इशू कर रहे हैं। आप जो है किसी को ये कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो 50 रुपए की 20 रुपए शेयर की भाव हो गई तो कोई आपके यहाँ पे जो है आकर के तांडव नहीं कर सकता है, कोई लीगल राइट नहीं। लेकिन अगर 50 रुपए का शेयर 200 रुपया हो गया तो क्योंकि आप सबसे ज्यादा शेयर्स अपने हाथ में रखे हुए हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको है। तो आपने इंटेंशंस अच्छे रखिए, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए, अपनी एम्बिशन को बड़ा बनाइए। और इसके लिए जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में है वो यही है कि हमने बीएसई ने एक एसएमई प्लेटफॉर्म जो है उसका वो जो बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़े पसीने बहा के बनाया है, उसका आप फायदा उठाएं। हमारे जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है उसका फायदा उठाएं। हम आपके लिए बैठे हुए हैं, हम आपके सर्वेंट हैं। ठीक है, आपको आइए, यहाँ रेड कारपेट वेलकम है। आप जो भी अच्छे काम करेंगे उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जब तक आप इस देश के जो है लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो आइए, अपना वेल्थ क्रिएट कीजिए और देश का वेल्थ क्रिएट कीजिए और देश को ग्रो कीजिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। थैंक यू अजय भाई। वी जस्ट नीड वन पोलिंग, वी विल हैव वन पोलिंग। एक पोलिंग करेंगे, हम लोग इंडियन हैं, पोलिंग में हम बहुत बिलीव करते हैं, तो लेट्स यूज दैट। ये सवाल है आप लोगों के लिए, अगर आप बीएससी एसएमई में आपको जो हमारा प्रेजेंटेशन, आपने हमारी बातें सुनी, अजय भाई की गाइडेंस सुनी, वी हैड धर्मेश, धारेश, वी हैड समीर, वी हैड पूर्वी, वी हैड, तो आप कभी लिस्टिंग करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो क्या दिमाग में है? आर यू इंटरेस्टेड है? ये सही टाइम नहीं है, आपको लग रहा है 3-6 महीने बाद करेंगे, या इमीडिएटली सोच रहे हैं? तो ये आपका सवाल है कि आप इमीडिएटली लिस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या 3-6 महीने बाद सोच रहे हैं, कि तो आप अपना एक व्यू दीजिए। और उसके बाद हमारा एक दरखास्त है, यू कैन गेट इन टच विद अजय भाई टीम। अजय भाई की टीम, अजय भाई का नंबर या उनके टीम मेंबर जो आनंद, उनका नंबर हम शेयर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आलोक का नंबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके कोई भी सवाल हो, लेट्स टेक दिस। आपने पहला स्टेप तो ले लिया, यू आर इंटरेस्टेड टू नो। अभी इसके बाद में ज्यादा जानना है, यू मस्ट गेट इन टच विद आलोक, ठीक है? And all the attendees are requested to please select any of the options, please. Till now, 23% have done this polling. All the attendees are to please select any of the options. Please select any of the 3 options. Alok, Yes, while sir. they are selecting, जब तक वो लोग इलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पोलिंग पे, Right, sir. लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स, आपके नाम नंबर सबके साथ शेयर हो जाएंगे होपफुली, सो दैट आपके टीम में से लोग टच में रह जाएंगे इनके साथ। एंड एक वन वर्ड फ्रॉम यू कि आलोक, अगर दे वांट टू हैव अनदर सेशन विथ यू, Yes, तो sir. एक आपका टाइम फिर से चाहिए होगा। Yes, sir. My pleasure, sir. आलोक का नंबर आलोक ऑलरेडी चैट में शेयर कर चुका है, सो आलोक हैज शेयर्ड, सो प्लीज। एंड attendees, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि whoever has not selected the polling, 3 चॉइसेस है। आप इमीडिएटली लिस्टिंग करने के सोच रहे हैं, 3-6 महीने बाद लिस्टिंग करने के सोच रहे हैं, या तीसरा कि आप जानते हैं किसी को जो लिस्टिंग के बारे में इंटरेस्टेड है।
आपका क्या तीन में से कौन सा चॉइस है, सिलेक्ट करके आप हमें बताएं। Poll in progress. Girish, thank you for selling, for giving us the good word. आलोक जी है, अजय जी है, तो ऑब्वियसली सेशन तो अच्छा होगा ही दिस टाइम। थैंक यू गिरीश जी। Thank you, Dharesh, for sharing your number. Ajay bhai, as always, thank you again for guiding us. Thank you. Thank you. It's Has my the results pleasure. come? Okay, so that's it. So I think last words from our host, that is Alok. Alok, Yes, sir. you end the meeting. Thank you again, Ajay bhai. Thank you, Purvi. Thank you, Sameer bhai. Thank you, Dharmesh and Dharesh. Alok, up to you now. Last words. Yeah, thank you everyone. Thank you all the panelists and all the attendees who have given your specific time to attend this today's webinar. Thank you so much. I'll be happy to share I've already shared my contact number to all of you. I hope to contact you again after this webinar. You may contact me also, and I may also share my colleague's number also. But we may we may talk to you people again. Thank you so much. Thanks to all of you. Thank you. अपना ख्याल रखिए. Be safe. Be home. Thank you. घर से बिजनेस हो सकता है, and that's what BSE has proven. Last but not the least, Sudhir ji, thank you so much for conducting very wonderful webinar. Thank you so much, Sudhir ji. Thank you so much. Sudeep, Pranam, thanks a Ajay bhai. lot. Thank you. Thanks to all the Thank panelists. Thank you, Thank Dharmesh ji, everybody. Yeah, thanks. Thank you. Everyone. Thank you. Thank you. I think now we all are living there. Thank you so much. Okay, now fine. I'm now closing the meeting. Thank you. Thank you.